ये फिल्म इतनी ज्यादा दिलचस्प है कि आप एक सेकंड के लिए भी नजर नहीं हटा पाएंगे। इस फिल्म को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि असली ट्विस्ट अंत में है जो आप बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करेंगे। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको ऐसी ही फिल्में पसंद हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट लाने की प्रेरणा देता है। अभी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी की शुरुआत में हम अपनी नायिका यूशी को देखते हैं। वो हिस्ट्री डिपार्टमेंट की स्टूडेंट थी। पढ़ाई में वो बहुत अच्छी थी। पार्ट टाइम जॉब के तौर पर वो प्राइवेट ट्यूटर का काम करती थी। वो एक लाइब्रेरी में आती है हिस्ट्री बुक लेने के लिए क्योंकि आज यूशी के बॉयफ्रेंड का जन्मदिन था और ये किताब वो अपने बॉयफ्रेंड को गिफ्ट करना चाहती थी। फिर हम अपने नायक सान को देखते हैं। वो बहुत फेमस एक सुपरस्टार था। वो भी इसी लाइब्रेरी में आया था। अब यूशी जो हिस्ट्री बुक ढूंढ रही थी वो शेल्फ के एकदम ऊपर की तरफ थी जहां तक यूशी पहुंच नहीं पा रही थी। उसी वक्त सान भी उसी किताब को लेने आता है और ऊंची शेल्फ से किताब उतारते देख यूशी सोचती है शायद उसके लिए ही उतार रहा है। लेकिन आखिर में सान अपने लिए ही किताब लेकर चला जाता है क्योंकि उसका अगला ड्रामा ऐतिहासिक युग से रिलेटेड था। ये देखकर यूशी सान से झगड़ा करके कहती है कि उसने पहले ही वो किताब देख ली थी। सान कहता है कि वो देखे, किताब तो सान ने ही पहले उतारी है। झगड़े की आवाज सुनकर सान के फैंस तो चारों तरफ दौड़ भाग शुरू कर देते हैं सान को ढूंढने के लिए। तो कोई रास्ता न पाकर सान अपना और यूशी का बैग फर्श पर गिरा देता है और यूशी को जकड़ लेता है। नतीजतन सान के फैंस उसे न ढूंढ पाकर उनके पास से दूसरी तरफ चले जाते हैं और अचानक इस तरह जकड़े जाने की वजह से यूशी तो पूरी तरह शॉक हो जाती है। फिर दोनों अपना अपना बैग लेकर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ गलती से दोनों के बैग आपस में बदल जाते हैं। सान चला जाता है एक डायरेक्टर से मिलने नए रोल के लिए। दूसरी तरफ यूशी जाती है एक छोटे बच्चे और उसकी माँ से मिलने नई ट्यूटर के तौर पर। यूशी इस बच्चे के लिए एक निबंध लिख कर लाई थी। बैग से नोटबुक निकालने जाती है तो देखती है एक खिलौने वाला हथौड़ा निकल आया है। दूसरी तरफ सान के साथ भी यही हुआ। वो बैग से अपने ड्रामे के रोल के लिए सामान निकालने जाता है तो यूशी की नोटबुक मिलती है। डायरेक्टर तो सान को उसके रोल के लिए अच्छे से पहले तैयारी करके आने को कहता है। अब सान के मैनेजर सान के लिए एक हिस्ट्री ट्यूटर लेकर आता है ताकि सान इतिहास के बारे में अच्छे से जान सके और अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए तैयारी कर सके। देखा जाता है सान की ट्यूटर और कोई नहीं बल्कि यूशी ही थी। दोनों एक दूसरे को देखकर कहते हैं, तुम यहाँ? मैनेजर कहता है, ओह, तुम लोग लगता है पहले से एक दूसरे को जानते हो, तो फिर अच्छा ही हुआ। इधर सान कहता रहता है, तुम्हारी वजह से मेरा रोल कैंसिल हो गया, और यूशी कहती है, तुम्हारी वजह से मेरी ट्यूशन भी हाथ से चली गई। इस बात पर तो दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। यूशी बताती है कि वो सान को पढ़ा नहीं सकती। सान कहता है, तो क्या मैं तुमसे पढ़ने के लिए मर रहा हूँ क्या? यूशी सान को पढ़ाने से मना करके चली जाती है। इस पर सान भी नाराज हो जाता है क्योंकि सान जैसे बड़े सुपरस्टार को एक साधारण लड़की के मुंह पर ना कहे जाने से सान की ईगो हर्ट हो जाती है। लेकिन यूशी गलती से अपना फोन यहीं छोड़कर चली जाती है। उस वक्त यूशी के फोन पर सॉन्ग का कॉल आता है। वो भी एक सुपरस्टार था। सॉन्ग उस रोल को लेने के लिए यूशी को अपनी प्राइवेट ट्यूटर के तौर पर नियुक्त करना चाहता था। ये सुनकर सान कहता है, तुम किताब देखकर अपनी तरफ से पढ़ना शुरू करो। यूशी तुम्हारे पास नहीं जा सकती, वो अभी मेरी प्राइवेट ट्यूटर है। ये कहकर सान फोन रख देता है। तब यूशी चली आती है अपना फोन लेने के लिए। सान यूशी को कहता है, मैंने सोचा था तुम्हें ट्यूटर के तौर पर नहीं रखूंगा, लेकिन ठीक है, जब तुम इतनी कोशिश करके मेरी ट्यूटर बनना चाहती हो तो फिर क्या करें, मैं तुम्हें ट्यूटर के तौर पर नियुक्त करने को तैयार हूँ। यूशी गुस्से में कहती है, मैं तुम्हारी ट्यूटर बनने के लिए यहाँ नहीं आई, मैं अपना फोन लेने आई हूँ। यूशी सान को पढ़ाना ना चाहे तो सान कहता है, मैं तुम्हारे नाम पर प्राइवेट ट्यूटर कंपनी में शिकायत कर दूंगा। और शिकायत का नाम सुनकर यूशी तो थोड़ी डर जाती है क्योंकि पहले से ही उसके नाम पर शिकायत है। उसके नाम पर अगर एक और शिकायत आ गई तो वो कभी भी प्राइवेट ट्यूटर नहीं बन पाएगी। इसलिए मजबूर होकर यूशी सान की ट्यूटर बनने को राजी हो जाती है। फिर वो मैनेजर के पास जाकर एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करती है। अगले दिन सान को पढ़ाने के लिए यूशी उसके घर चली आती है। घर में घुसते ही सान यूशी को बताने लगता है इस घर में कब क्या क्या किया जा सकता है और क्या क्या नहीं किया जा सकता, सब कुछ तुम्हें बता रहा हूँ। सान यूशी को सावधान करते हुए कहता है, भूल कर भी मेरे कमरे में मत आना। खैर, अब यूशी सान को हिस्ट्री पढ़ाने के काम में लग जाती है, लेकिन सान को देखकर समझ ही आ रहा था उसे हिस्ट्री पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। इसलिए वो अलग अलग बहाने देता रहता है।
अब ड्रामे की शूटिंग के लिए सान को बाहर जाना होगा। वो यूसी को भी अपने साथ चलने को कहता है। यूसी कहती है, मैं तुम्हारी प्राइवेट ट्यूटर हूँ, तुम्हारी असिस्टेंट नहीं। सान यूसी को डराकर कहता है, अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं शिकायत कर दूंगा। बेचारी यूसी को इस बार भी मजबूर होकर सान के साथ जाना पड़ता है। सान को जिस रास्ते से जाना था उस रास्ते पर बहुत ज्यादा जाम था। ये देखकर यूसी कहती है, मेरे पास एक आइडिया है। देखा जाता है यूसी आगे बैठी स्कूटर चला रही है और सान पीछे बैठा है। सान गुस्से में कहने लगता है, मैं एक सुपरस्टार हूँ और मैं स्कूटर पर सफर कर रहा हूँ, लोग देखें तो क्या कहेंगे। फिर वो शूटिंग स्पॉट पर आ जाते हैं और सान की शूटिंग शुरू हो जाती है। ड्रामे में फीमेल लीड के तौर पर जो अभिनय कर रही थी उसने अचानक सान को किस कर लिया, लेकिन ये स्क्रिप्ट में नहीं था। सान तो इस पर बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है और बार बार दांत ब्रश करने लगता है। इस ड्रामे में एक स्टंट सीन भी था, लेकिन आज किसी वजह से उनका स्टंटमैन नहीं आया, तो सान कहता है वो खुद ये स्टंट करेगा। यूसी उसे मना करती है इतना डेंजरस स्टंट न करने के लिए, लेकिन सान कोई बात नहीं सुनता और यूसी जो डर रही थी वही सच हो जाता है। दरअसल स्टंट करने के लिए सान को जो रस्सी से बांधा गया था वो टूट जाती है, जिसकी वजह से छलांग लगाते वक्त सान ऊपर से सीधे नीचे गिर जाता है। अब सान को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। डॉक्टर बताता है सान को कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ हाथ में एक जगह फ्रैक्चर हुआ है, कुछ दिनों में वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा। फिर हम सान को देखते हैं, वो यूसी को पास बुला रहा था। यूसी कहती है, तुम्हें कोई चीज चाहिए, बताओ मुझे। सान कहता है, देखो तो मुझे कोई नुकसान हुआ है क्या। यूसी उसकी बात सुनकर मुंह खोले देखती रहती है। फिर मैनेजर सान को कहता है, मैं तुम्हारे पास किसी को भेज रहा हूँ तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। सान कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं, मेरी असिस्टेंट है ना। ये कहकर वो यूसी की तरफ देखता है। यूसी कहती है, मैं सान की असिस्टेंट नहीं हूँ। सान फोन उठाता है ट्यूटर कंपनी में शिकायत करने के लिए। ये देखकर यूसी बोल उठती है, हाँ, मैं ही तो सान की असिस्टेंट हूँ। ये कहकर वो सान के पास से फोन लेने जाती है, लेकिन गलती से वो सान के उसी दर्द वाले हाथ पर दबा देती है। इससे बेचारे सान का हाल और भी बुरा हो जाता है। फिर यूसी मैनेजर से अलग से बात करती है। उसे लगा था ये एक्सीडेंट जानबूझकर कराया गया है, क्योंकि आज ही स्टंटमैन नहीं आया और आज ही सान का एक्सीडेंट हो गया, जो बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। मैनेजर कहता है, मैं इन्वेस्टिगेशन कराने का इंतजाम करता हूँ। दूसरी तरफ हम यूसी के बॉयफ्रेंड को देखते हैं। उसे यूसी की बेस्ट फ्रेंड के साथ देखा जाता है। देखकर साफ समझ आ रहा था उनके बीच कुछ चल रहा है। इधर हॉस्पिटल में बैठे भी यूसी सान को पढ़ाना शुरू कर देती है, लेकिन इस बार वो थोड़े अलग तरीके से पढ़ाना शुरू करती है। मतलब वो सान के फेवरेट कार्टून कैरेक्टर से इतिहास समझाने लगती है। नतीजतन अब इतिहास पढ़ने में सान को बोरिंग नहीं लगता। फिर यूसी सान का ध्यान रखते रखते यहीं सो जाती है। अगले दिन यूसी जब उठती है तो सान शिकायत करने लगता है, यूसी सारी रात उसके हाथ पर सिर रखकर सोई थी, इसीलिए ना कि सान सारी रात सो भी नहीं पाया। खैर, आज सान से मिलने सान का एक दोस्त आता है। इस लड़के का नाम चाओ चाओ है, बहुत बड़ा एक सुपरस्टार, यहाँ तक कि यूसी भी उसकी फैन थी। वो सान से मिलकर चला जाता है। इधर हॉस्पिटल में रहते रहते सान तो बोरिंग फील कर रहा था, इसलिए वो यूसी को कहता है उसे बाहर ले चलो। बाहर निकलने से पहले सान अच्छे से अपना मुंह ढक लेता है ताकि कोई उसे पहचान ना पाए। वो बाहर आते हैं, एक लड़की सान को सॉन्ग का लीफलेट देती है। सॉन्ग को तो सान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए वो लीफलेट को उठाकर दूर फेंक देता है। इस चक्कर में उसका सैंडल भी जाकर पानी में गिर जाता है। सान सीधे दुकान चला जाता है नए जूते खरीदने के लिए, लेकिन सान को जो जूते पसंद आए थे वो बहुत ज्यादा महंगे थे। इतने पैसे तो यूसी के पास नहीं थे, इसलिए उसने अपनी सामर्थ्य के हिसाब से सान को एक जोड़ी जूते खरीद दिए। दुकान से बाहर आने के बाद यूसी अपने बॉयफ्रेंड को देखती है, वो भी उसी की बेस्ट फ्रेंड के साथ। ये देखकर यूसी को बहुत तकलीफ होती है। यूसी का बॉयफ्रेंड यान कहता है, तुम मेरी तरफ इस तरह देख क्यों रही हो, आज सुबह ही तो हमने ब्रेकअप कर लिया था। ये कहकर यान यूसी को एक मैसेज दिखाता है। मैसेज देखकर यूसी समझ जाती है ये सान की करतूत है। दरअसल सुबह यूसी के बॉयफ्रेंड ने यूसी को मैसेज करके कहा था वो उनका रिश्ता आगे जारी नहीं रखना चाहते। ये देखकर सान ने लिख दिया था, तुम मेरे साथ ब्रेकअप करोगे, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। यूसी का बॉयफ्रेंड यूसी को बहुत कुछ सुनाने लगता है। तब सान आकर यूसी का पक्ष लेकर बात करता है। यान कहता है, हमारे बीच बात करने वाले तुम कौन होते हो? सान तो अभी बता नहीं सकता था कि वो कौन है। अगर वो अपनी असली पहचान बताए तो यहाँ तो उसके फैंस की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, जो सान नहीं चाहता।
इसलिए वो कहता है, मैं यूसी का बॉयफ्रेंड हूँ, इसलिए अब से तुम उससे दूर रहोगे। ये कहकर वो यूसी को लेकर यान के सामने से चला जाता है। फिर वो दोनों घर वापस आ जाते हैं। लेकिन यूसी का मन तो बहुत उदास था, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ धोखा किया था। यूसी घर जाने के बाद सान अपने दोस्त चाओ को फोन करता है और कहता है ब्रेकअप के बाद यूसी का हाल कुछ ऐसा हो गया है, मतलब वो इतनी ज्यादा अलग इंसान हो गई है कि दवाई देने की जगह मुझे ड्रिंक्स दे रही है, फिर कभी गर्म पानी की जगह ठंडा पानी रख दे रही है। चाओ कहता है, अगर तुम्हें अपनी असिस्टेंट की इतनी चिंता है तो चाओ कहता है, अगर तुम्हें अपनी असिस्टेंट की इतनी याद आ रही है तो उसे फोन करो, मुझे क्यों फोन किया। फिर तो सान सच में यूसी को फोन करता है। यूसी को उस वक्त पैर में हल्की चोट लगी थी और सान कल्पना कर लेता है यूसी अभी सुसाइड करने जा रही है। अचानक यूसी के घर में आग लग जाती है और वो आग आग चिल्लाने लगती है। ये चिल्लाहट सुनकर सान दौड़ पड़ता है यूसी के घर जाने के लिए। सान यूसी को अपने घर ले आता है और कहता है, जब तक तुम्हारा घर पूरी तरह ठीक ना हो जाए तब तक तुम मेरे घर में रह सकती हो। सान यूसी को गेस्ट रूम में रहने को कहता है। आधी रात को सान पानी पीने के लिए बाहर निकलता है तो सोफे पर यूसी को बैठे देखता है। बहुत ज्यादा घबरा जाता है और पूछता है, इतनी रात को वो यहाँ क्या कर रही है। यूसी कहती है, उसे जो कमरा दिया गया है उसमें तो कोई पर्दा ही नहीं है। सान कहता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। यूसी कहती है, मैं तुम्हारी नींद खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए दरवाजे के नीचे से एक नोट लिखकर भेजा था। सान देखता है वो नोट तो उसके जूते के नीचे दब गई थी। खैर अगले दिन यूसी कहती है, मुझे घर जाना होगा अपना सामान लेने के लिए। सान कहता है, हाँ हाँ जाओ। सान तो ये सोचकर बहुत खुश हो रहा था कि यूसी चली जाएगी तो अब उसे पढ़ने नहीं बैठना पड़ेगा। और सच में यूसी के ना रहने पर आज सान बिल्कुल भी पढ़ने नहीं बैठता। बाहर उस वक्त बहुत तेज बारिश हो रही थी, इसलिए सान को यूसी की बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि अब बहुत रात हो गई थी और यूसी अभी तक वापस नहीं आई थी। थोड़ी देर बाद यूसी भीगते हुए सान के घर वापस आ जाती है। सान उसे अंदर आने को कहता है। फिर सान पढ़ाई से बचने के लिए एक आइडिया निकालता है। सान बहुत अच्छी तरह जानता था यूसी ड्राइव नहीं कर सकती, इसलिए वो यूसी को ड्राइव सीखने के लिए ड्राइविंग सेंटर भेज देता है। सान तो चैन से बैठकर टीवी देख रहा था। अचानक हॉस्पिटल से सान के पास फोन आता है। सान हॉस्पिटल पहुंचता है तो ड्राइविंग क्लास का हेड सान को डांटने लगता है, क्योंकि यूसी ने उसकी गाड़ी एक्सीडेंट करके गाड़ी का बुरा हाल कर दिया, साथ ही कुछ लोगों को घायल भी कर दिया जो अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। सान तब कहता है, यूसी नई नई गाड़ी चलाना सीख रही है तो आपने उसे अकेले क्यों छोड़ा। जो लोग घायल हुए सान उनका हॉस्पिटल का बिल दे देता है और सारा झंझट निपटाकर यूसी को लेकर चला आता है। फिर तो सान खुद ही यूसी को ड्राइविंग सिखाने लगता है। ड्राइविंग सिखाने की शुरुआत में सान यूसी को सिखाता है कि बैकअप कैसे करते हैं, लेकिन यूसी इतनी जोर से बैकअप गियर दबाती है कि सान सीधे हॉस्पिटल पहुंच जाता है। उस दिन घर लौटने के बाद सान का अपने कमरे तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उसके पैर में बहुत दर्द था। वो यूसी को बुलाने लगता है, लेकिन यूसी का कोई पता ही नहीं था। जब वो यूसी को ढूंढता है तब सान उसे बहुत डांटता है। फिर जब वो गुस्से में कमरे से बाहर निकल रहा था तब वो मुंह के बल गिर जाता है। यूसी तब सान को उठाकर उसके कमरे में ले जाने लगती है। सान के कमरे के पास आकर यूसी रुक जाती है, क्योंकि सान ने उसे अपने कमरे में घुसने से मना किया था। सान कहता है, अभी तुम मेरे साथ ही चलोगी। यूसी सान के कमरे में जाकर देखती है पूरा कमरा अलग अलग तरह के कार्टून कैरेक्टर और खिलौनों से सजा हुआ है, इसीलिए मुख्य रूप से सान किसी को भी अपने कमरे में घुसने नहीं देता। फिर हम देखते हैं सान ठीक हो जाने के बाद दोबारा शूटिंग पर लौट आया है। सब उसे वेलकम करते हैं। जो लड़की फीमेल लीड के तौर पर एक्टिंग कर रही थी वो सान को वेलकम करने के लिए लिली फूल गिफ्ट देती है, लेकिन इस फूल से सान को एलर्जी थी, इसलिए वो यूसी को ये फूल फेंकने को कहता है। यूसी जब ये फूल फेंकने जा रही थी तब एक लड़की को ये फूल बहुत पसंद आ जाते हैं और वो उन फूलों को ले लेती है। लड़की का नाम मिनी था, वो भी सान के साथ इसी ड्रामे में काम करेगी। वो उन फूलों को ले जाकर सान को दे देती है, क्योंकि वो सान की बहुत बड़ी फैन थी। सान तो इन फूलों को यहाँ देखकर कहता है, फिर ये फूल यहाँ। यूसी आती है तब फूल ले लेती है और कहती है, इस फूल से सान को एलर्जी है। फिर हम शूटिंग स्पॉट पर सॉन्ग को आते देखते हैं। सान और सॉन्ग में से कोई भी एक दूसरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। सान सॉन्ग को अलग अलग तरह की उल्टी सीधी बातें कहकर भड़काने लगता है ताकि सान उस पर हाथ उठाए, और होता भी ठीक यही है। सान जैसे ही सॉन्ग को एक घूंसा मारता है तभी दूर से एक आदमी उसकी फोटो खींच लेता है। ये आदमी सॉन्ग का ही किराए का आदमी था। फोटो खींच जाने के बाद सॉन्ग भी अब सान को मारने लगता है। तब सब आकर उन्हें रोकते हैं। थोड़ी देर बाद सान को पता चलता है जब सान ने सॉन्ग को मारा था ये वीडियो वायरल हो गई है। वो सब समझ जाते हैं यहाँ सॉन्ग ने जानबूझकर सान को फंसाया है।
खैर, सान के पास अब एक परफ्यूम विज्ञापन का ऑफर आता है। अगले दिन सान उस हिसाब से शूटिंग के लिए पहुंचता है। यूसी शूटिंग स्पॉट पर सो गई थी और उसके शरीर पर बहुत सारे मच्छर बैठे हुए थे। ये देखकर सान विज्ञापन वाला वो परफ्यूम यूसी के शरीर पर लगा देता है ताकि उसे मच्छर न काटे। उसी वक्त यूसी की नींद खुल जाती है। सान को देखकर पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सान कहता है, मैं मच्छर भगा रहा था। यूसी देखती है एक मच्छर आकर सान के गाल पर बैठ गया है। यूसी मच्छर भगाने के लिए इतने जोर से सान के गाल पर थप्पड़ मारती है कि सान का गाल ही लाल हो जाता है। लाल गाल लेकर सान अपनी शूटिंग पूरी करता है। फिर सान देखता है यूसी के शरीर पर एलर्जी निकलने लगी है। डॉक्टर के पास ले जाने पर पता चलता है वो परफ्यूम लगाने की वजह से यूसी का ये हाल हुआ है जो सान ने उसे लगाया था। सान अपने मैनेजर को उस परफ्यूम को टेस्टिंग सेंटर भेजने को कहता है। अगले दिन सुबह सान का मैनेजर मिनी को लेकर सान के घर पहुंचता है। वो यूसी को यहाँ देखकर बहुत हैरान होती है। यूसी बताती है उसके घर में आग लग गई थी, इसलिए कुछ दिनों के लिए वो सान के घर में रहने आई है। खैर, ये मिनी सान के मैनेजर की भांजी है, इसलिए वो भी मैनेजर के साथ ही आई है। मैनेजर बताता है, परफ्यूम टेस्ट करने पर पता चला है उसमें सच में कुछ ऐसा है जो शरीर के लिए नुकसानदेह है। सान कहता है अब से वो जांच किए बिना किसी विज्ञापन में काम नहीं करेगा। सान अपने मैनेजर से कहता है उस परफ्यूम ब्रांड के साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दो। दूसरी तरफ हम देखते हैं इन सब चीज़ों के पीछे सॉन्ग का हाथ है। वो अलग अलग तरीकों से सान का नुकसान करने पर उतारू है। इधर चाओ आता है सान के घर उससे मिलने के लिए, और चाओ को देखकर मिनी तो पागल हो गई। पहली नज़र में ही उसे चाओ से प्यार हो जाता है। खैर, आज शाम सब एक पार्टी में जाते हैं। वहाँ यूसी ड्रिंक्स कर लेती है। सान आता है उसे ले जाने के लिए, लेकिन यूसी तो सान को देखकर समझती है ये उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। नशे में यूसी तो उस पर उल्टी कर देती है। सान किसी तरह उसे संभालकर घर ले जाता है। घर जाने के बाद यूसी किसी भी तरह सान को छोड़ नहीं रही थी। सान कहता है, मैं तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, मैं सान हूँ। यूसी कहती है, मैं जानती हूँ तुम सान हो। अब सान अचानक यूसी को किस कर लेता है। किस करने के बाद उसे लगता है उसने ये काम ठीक नहीं किया। अगले दिन सुबह यूसी देखती है उसकी ड्रेस बदली हुई है। इसके अलावा उसके पास कोई सोया हुआ है। ये देखकर तो यूसी चीख उठती है, लेकिन देखा जाता है उसके पास मिनी सोई हुई थी। मिनी कहती है, तुम्हारी ड्रेस बदलने के लिए सान ने रात 2 बजे मुझे फ़ोन करके यहाँ बुलाया था, फिर मैं यहीं सो गई थी। यूसी को याद आता है कल रात उसने सान पर उल्टी कर दी थी, इसलिए वो जाती है सान को सॉरी कहने। लेकिन सान सोचता है यूसी उससे पूछेगी कि कल रात उसने उसे क्यों किस किया था। ये सोचकर डर से सान दरवाज़ा बंद कर लेता है। फिर वो दरवाज़ा खोलता है और यूसी से थोड़ी देर बातें करने के बाद वो समझ जाता है यूसी को कल की कोई बात याद ही नहीं है। फिर सान चाओ को सारी बात खोलकर बताता है, लेकिन ये सब उसके साथ ही हुआ है, ये वो नहीं बताता। सान कहता है, ये सारी घटनाएं मेरे एक दोस्त के साथ हुई हैं, लेकिन चाओ तो बहुत अच्छी तरह समझ जाता है कि ये सब सान के साथ ही हुआ है। चाओ कहता है, तुम्हारे उस दोस्त को क्या अपनी असिस्टेंट पसंद है? सान कहता है, मेरे दोस्त को तो ये भी नहीं पता कि वो अपनी असिस्टेंट को पसंद करता है या नहीं। तब चाओ बताने लगता है, अगर कोई किसी को पसंद करता है तो क्या क्या लक्षण दिख सकते हैं। घर जाकर सान यूसी को एक मूवी दिखाने लगता है जहां हीरो हीरोइन किस कर रहे थे। दरअसल सान यूसी को समझाने की कोशिश कर रहा था कि किस करना एक नॉर्मल बात है। यूसी कहती है, हो सकता है किस करना एक नॉर्मल बात हो, लेकिन फर्स्ट किस कोई नॉर्मल नहीं होती। सान तो अब और भी डर जाता है क्योंकि यूसी को नहीं पता कि उसकी फर्स्ट किस सान ने ही की है। तभी वहाँ सान का मैनेजर आ जाता है और कहता है, सान ने जो परफ्यूम का विज्ञापन किया था वो देखकर लोग वो परफ्यूम खरीदने लगे हैं और बहुत बुरे रिव्यू दे रहे हैं कि इस परफ्यूम को इस्तेमाल करने के बाद उनके शरीर में एलर्जी या खुजली हो रही है। इससे सान की रेप्यूटेशन खराब होने लगती है। मैनेजर कहता है, ये परफ्यूम लॉन्च करने के पीछे शाओ नाम के किसी डायरेक्टर का हाथ है, लेकिन शाओ अभी कहाँ है ये कोई नहीं जानता, इसलिए अभी सारी जिम्मेदारी सान को ही लेनी होगी। वो अपने मैनेजर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजाम करने को कहता है। इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात सुनकर सॉन्ग की गर्लफ्रेंड तो बहुत डर जाती है क्योंकि कॉन्फ्रेंस होने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, शाओ पकड़ा जा सकता है और सान का नुकसान करने का उनका प्लान बेकार हो जाएगा। सॉन्ग कहता है, तुम्हें चिंता नहीं करनी है, मैंने डायरेक्टर को कह दिया है वो कुछ दिनों के लिए विदेश चला जाए। अब सान को देखा जाता है कि वो डिनर के वक्त गलती से मशरूम खा लेता है। मशरूम से सान को बहुत ज्यादा एलर्जी थी, इसकी वजह से वो बीमार पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो अगले दिन कॉन्फ्रेंस में नहीं जा पाता।
उसकी जगह यूसी को भेजा जाता है क्योंकि वो सान की असिस्टेंट थी। लेकिन यूसी किसी भी तरह इस कॉन्फ्रेंस में जाने को राजी नहीं होती। यहाँ हमें पता चलता है यूसी ज्यादा लोगों के सामने आने पर नर्वस हो जाती है। कॉन्फ्रेंस में वो इतने लोगों को देखकर सच में बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है, जिसकी वजह से वो एक भी बात नहीं बोल पाती। यहाँ यूसी माइक गिराकर वहां से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद कॉन्फ्रेंस में सान आ जाता है और रिपोर्टर्स को सभी सवालों के जवाब बहुत अच्छे से दे देता है और ये भी बताता है डायरेक्टर शाओ को एयरपोर्ट से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बिना जाने समझे ये विज्ञापन करने के लिए सान सबसे माफी भी मांगता है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने पर सान हर जगह यूसी को ढूंढने लगता है। कुछ लड़कियां आपस में बात कर रही थीं कि एक लड़की ब्रिज की तरफ गई है। सान को लगता है वो यूसी की ही बात कर रही हैं। सान ब्रिज के पास जाकर यूसी को ढूंढ लेता है। उसे लग रहा था यूसी कुछ करने जा रही है। सान आकर तब यूसी को जकड़ लेता है और उसे घर वापस ले आता है। सान को पता चलता है बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ में जाने पर यूसी पैनिक करने लगती है। इसकी वजह बचपन में एक एक्सीडेंट में यूसी की मां की मौत हो गई थी। यूसी ने बहुत सारे लोगों की भीड़ में अपनी मां को मृत अवस्था में देखा था। तभी से खून और बहुत सारे लोगों की भीड़ में जाने पर यूसी को पैनिक अटैक होने लगता है। यूसी का सपना है वो एक टीचर बनेगी, लेकिन बहुत लोगों के बीच जाने पर उसे पैनिक अटैक होता है। इसलिए वो अभी तक एक प्राइवेट ट्यूटर ही बनी हुई है। सब जानकर सान को यूसी के लिए बहुत बुरा लगता है। अगले सीन में हम सान को यूसी की यूनिवर्सिटी में क्लास करते देखते हैं, क्योंकि सान का ऐतिहासिक ड्रामे में रोल है और उसे उस रोल को और अच्छे से करने के लिए डायरेक्टर ने उसे इतिहास की क्लास करने को कहा है। तो हम जानते हैं सान को इतिहास पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब क्या करें, इस यूनिवर्सिटी में सान जब तक क्लास करेगा तब तक यहाँ भी यूसी उसकी असिस्टेंट बनी रहेगी। लेकिन जब सान और यूसी को पता चलता है यूसी का एक्स बॉयफ्रेंड यानी यान यहाँ असिस्टेंट टीचर बनकर आया है, तो दोनों हैरान हो जाते हैं। फिर हम सान की क्लास के एक नए लड़के को देखते हैं। उसका नाम वेन था। उसे यूसी के पैरों के पास एक हेयर क्लिप पड़ी हुई मिलती है। वेन इसे उठाकर यूसी के सिर पर लगा देता है। ये देखकर सान को वेन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर वो देखता है मिनी तो वेन नाम के लड़के की दोस्त बन गई है। ये देखकर वो और भी चिढ़ जाता है। दरअसल मिनी पहले से ही वेन को जानती थी। यूसी आकर हेयर क्लिप वापस करके कहती है ये मेरी नहीं है। खैर, सान जब हॉस्टल रूम में रहने जाता है तो देखता है वेन उसका रूममेट है। ये देखकर तो सान और भी ज्यादा चिढ़ जाता है। दूसरी तरफ आज यूसी के पापा विदेश से देश वापस आए हैं। यूसी जाती है अपने पापा को रिसीव करने। यूसी अपने पापा को बताती है क्या उन्हें कुछ दिन होटल में रहना होगा, क्योंकि आग लगने के बाद घर की अभी भी मरम्मत का काम चल रहा है। यूसी अपने पापा से झूठ बोलती है कि वो इन कुछ दिनों में अपनी एक सहेली के घर रह रही थी। पापा को होटल में छोड़कर यूसी यूनिवर्सिटी वापस आ जाती है। लंच टाइम में वेन यूसी का पसंदीदा खाना लेकर उसके पास आता है। यूसी का एक्स बॉयफ्रेंड यान भी यूसी के लिए खाना लेकर आया था और सान बैठा बैठा ये सब देख रहा था। साथ ही बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहा था। वो तो दोनों के पास से ही खाना लेकर खुद खाने लगता है। ये देखकर वेन और यान दोनों ही सान की तरफ मुंह खोले ताकते रह जाते हैं। अगला दिन था सान का जन्मदिन। यूसी सान से पूछती है क्या आज रात वो फ्री है। सान तो सोचता है यूसी उसे जन्मदिन का सरप्राइज देने का प्लान कर रही है। ये सोचकर सान मन ही मन बहुत खुश होता है। कुछ कहने ही वाला था, तभी वेन आकर कहता है आज रात शूटिंग स्टार दिखेंगे, तुम सब देखोगे ना। ये सुनकर सान समझ जाता है यूसी ने उससे सिर्फ इसलिए पूछा था कि वो फ्री है या नहीं, ताकि शूटिंग स्टार देख सके। इसलिए सान कह देता है मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। सान नहीं जाएगा कहते हुए भी रात को छत पर चला जाता है, लेकिन यहाँ यूसी वगैरह कोई भी नहीं था। वहाँ सिर्फ यान था। उसने छत का दरवाज़ा लॉक करके चला गया। इसकी वजह थी सान और वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते। जब सान नीचे जाने के लिए दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है तो देखता है किसी ने इसे लॉक कर दिया है। उसके फ़ोन में तो नेटवर्क भी नहीं था कि किसी को कॉल करके मदद मांगे। इधर यूसी वगैरह तो छत पर न जाकर यूनिवर्सिटी के कैंपस में बैठकर ही शूटिंग स्टार देख रहे थे। ऑनलाइन आने पर यूसी देखती है आज सान का जन्मदिन था। वो तभी चली जाती है।
सान के लिए एक गिफ्ट खरीदने। दूसरी तरफ सान के मैनेजर्स सान को हर जगह ढूंढने लगते हैं। मैनेजर यूसी को भी बताता है सान को कहीं नहीं मिल रहा। यूसी भी तब सान को ढूंढने लगती है। काफी देर खोजने के बाद यूसी के दिमाग में आता है अगर आज सुबह वेन ना आया होता तो शायद सान छत पर जाने को राजी हो जाता। यूसी छत पर आ जाती है सान को ढूंढने और उसे यहाँ मिल भी जाता है। सान उस वक्त छत के एकदम किनारे पर खड़ा था। देखकर लग रहा था शायद वो वहां से कूद जाएगा। ये देखकर तो यूसी डरकर दौड़कर जाकर सान को जकड़ लेती है और कहती है तुम्हारी जिंदगी में चाहे जो भी तकलीफ हो तुम मुझे बता सकते हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर वो सान को जन्मदिन की बधाई देती है और सान को एक गिफ्ट देती है। इससे तो सान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जब वो बातें कर रहे थे तो एक शूटिंग स्टार दिखाई दिया। सान और यूसी दोनों ने तब विश किया। अब सान तो यूसी को पसंद करने लगा था, इसलिए वो अब मन लगाकर पढ़ाई करने लगता है ताकि यूसी उससे खुश हो। यान भी समझ जाता है कि सान यूसी को पसंद करता है। वो सान के पास आकर कहता है तुम चाहे जो भी करो यूसी तुम्हें कभी भी प्यार नहीं करेगी। सान भी यान को कह देता है इन सब चीजों में तुम्हें सिरदर्द लेने की जरूरत नहीं, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहो। फिर सान चाओ से मिलता है और सलाह मांगता है। वो कहता है मेरे उस दोस्त ने अपनी असिस्टेंट को पसंद करना शुरू कर दिया है और उसे ये समझ आ गया है, तो अब उस दोस्त को क्या करना चाहिए? चाओ कहता है अपने दोस्त से कह दो वो और देरी ना करे और लड़की को अपने दिल की बात बता दे। अगले दिन सान यूसी को एक जगह मिलने को कहता है। सान ने तय कर लिया था आज वो यूसी को अपने दिल की बात बता देगा। सान की बात मानकर यूसी भी उस लोकेशन पर पहुंच जाती है। यूसी के आने पर सान उसे एक सुंदर गाना गाकर सुनाता है। फिर सान यूसी को कुछ बताने ही वाला था, तभी एक आदमी आकर कहता है जल्दी से इस जगह को खाली करो। वो आदमी चले जाने के बाद फिर से सान जैसे ही यूसी को कुछ बताने जाता है तभी सान का फोन बज उठता है। इससे तो सान बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है। फोन सान के मैनेजर ने किया था। उसने बताया आज रात एक पार्टी है, सान को वहां जाना होगा। सान तो यूसी को अपने दिल की बात बता ही नहीं पाया, लेकिन वो यूसी को अपने साथ पार्टी में चलने को कहता है और पार्टी में जाने के लिए सान यूसी को एक ड्रेस भी गिफ्ट करता है। वो ड्रेस पहनकर यूसी बहुत ही सुंदर लग रही थी। सान तो उसे एकटक देखता रह जाता है। शाम को सान और यूसी पार्टी में पहुंच जाते हैं। उन्हें इस पार्टी में यान और उसकी गर्लफ्रेंड को भी देखते हैं। इन्हें देखकर दोनों बहुत हैरान होते हैं। दरअसल आज की इस पार्टी का जो इन्वेस्टर था वही यान की गर्लफ्रेंड, जिसका नाम जिन था, उसके पापा थे। जिन जानबूझकर यूसी को स्टेज पर बुलाती है और सबके सामने कहती है मैं और यूसी कभी बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन यूसी एक बुरी लड़की है जो मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड के बीच आ गई थी और मेरे बॉयफ्रेंड को छीनने की कोशिश की थी। यूसी तो वैसे ही इतने सारे लोगों के सामने खड़े होकर नर्वस हो जाती है, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी और ये सब देखकर सान तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो स्टेज पर आकर कहता है यूसी और यान का रिश्ता 2 साल पहले से था। यान जिनके साथ रिलेशनशिप में आया है उसे कुछ ही दिन हुए हैं, तो कौन किसके बीच में आया है ये सब तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है। फिर वो ये भी कहता है यूसी जैसी लड़की को सब पसंद करेंगे क्योंकि वो बहुत अच्छी लड़की है। ये कहकर वो सबके सामने यूसी के माथे पर किस करता है और पार्टी में मौजूद सब उनका वीडियो बनाने लगते हैं। ये देखकर मैनेजर सबको वीडियो बनाने से मना करता है क्योंकि ये जब सोशल मीडिया पर पब्लिक होंगे तो सान को बहुत मुसीबत में पड़ना होगा। मैनेजर किसी तरह सब कुछ संभाल लेता है। फिर हम देखते हैं आज सान की क्लास का आखिरी दिन था, इसलिए वो सब मिलकर फोटो खींचने लगते हैं। सान वेन और यूसी को एक साथ देखता है। वेन यूसी को एक हेयर क्लिप लगा रहा था, जो देखकर हमारे सान को तो बहुत ज्यादा जेलस फील हो रहा था। वो इतना ज्यादा जेलस हो रहा था कि यूसी के सिर से हेयर क्लिप निकालकर कहता है ये हेयर क्लिप लगाकर तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। ये दृश्य यूसी के पापा देख लेते हैं। दरअसल यूसी के पापा इस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। उन्होंने सान को अपने ऑफिस में मिलने बुलाया। सान यूसी के पापा के ऑफिस में जाता है तो वो यूसी के बारे में बात करने लगते हैं। यूसी के पापा कहते हैं यूसी सबसे अलग है। सान कहता है मैं जानता हूँ। यूसी के पापा तब कहते हैं क्या तुम जानते हो यूसी भीड़ में जाने से डरती है? सान कहता है हाँ जानता हूँ। यह सुनकर तो यूसी के पापा बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि यूसी इस बात को लेकर किसी से बात नहीं करती। यूसी के पापा सान से पूछते हैं क्या वो यूसी को पसंद करता है? सान बताता है वो यूसी को बहुत ज्यादा पसंद करता है। यूसी के पापा तब सान से कहते हैं वो हमेशा यूसी का ख्याल रखे। अब देखते देखते सान के ऑडिशन का दिन आ जाता है। हिस्टोरिकल ड्रामे में परफॉर्म करने के लिए सॉन्ग भी
आता है ऑडिशन देने, लेकिन आखिर में सेलेक्ट होता है सान, क्योंकि यूसी ने उसे इतिहास की सभी खास बातें बहुत अच्छी तरह पढ़ाई थी। सान को तो अपना रोल मिल गया, अब यूसी को सान को पढ़ाना नहीं होगा, इसलिए कल वो चली जाएगी। लेकिन आज वो दोनों एक पार्क में घूमने जाते हैं और वहाँ वो सारा दिन बहुत मज़े करते हैं। अगले दिन यूसी चली जाती है, जिसकी वजह से सान का मन बहुत उदास था। दूसरी तरफ यूसी अब एक छोटे बच्चे को प्राइवेट पढ़ा रही थी, लेकिन उसे भी बार बार सान की ही याद आ रही थी। इधर सान का मन उदास देखकर चाओ और मिनी उसके पास आते हैं। चाओ बता देता है वो बहुत पहले से जानता है सान यूसी को पसंद करता है, अब वो उसी को मिस कर रहा है, इसीलिए सान का मन उदास है। चाओ सब कुछ पहले से जानता है, ये सुनकर तो सान हैरान हो जाता है और पूछता है अब उसे क्या करना चाहिए, वो कैसे दोबारा यूसी को पा सकता है। चाओ सलाह देता है इस मामले में सान यूसी के पापा से बात करे, वही एकमात्र सान की मदद कर सकते हैं। चाओ की बात मानकर सान चला जाता है यूसी के पापा के पास और सब कुछ खुलकर बता देता है। यूसी के पापा कहते हैं यूसी सब कुछ अपनी मर्जी से करती है, किसी भी बात में मैं कब। सैन की एजेंसी भी उसे डांटने फटकारने लगती है। इधर यूसी को सैन के फैन गार्ड्स तो बहुत आपत्तिजनक बातें कहने लगते हैं। यूसी यूनिवर्सिटी जाती है तो सैन के फैन गार्ड्स उसे वहां भी घेर लेते हैं और एक साथ इतने सारे लोगों को देखकर यूसी तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है। उसी वक्त मिनी माइक पर चिल्लाकर उन लड़कियों से कहती है अगर तुम लोग इसी वक्त यहाँ से नहीं गई तो मैं तुम्हारे नाम पर प्रिंसिपल से शिकायत करूंगी। लड़कियां तब वहां से चली जाती हैं। यूसी समझ जाती है उसकी वजह से जरूर सैन को भी बहुत मुसीबत उठानी पड़ रही है, इसलिए यूसी बहुत सोचकर एक फैसला लेती है। अगले दिन सैन का मैनेजर सैन को फोन करके कहता है तुमने बहुत अच्छा किया, हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सैन हैरान होकर पूछता है मैंने अब क्या किया। मैनेजर कहता है कल रात तुमने ही तो पोस्ट करके कहा था यूसी और तुम्हारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, वो बस तुम्हारी असिस्टेंट है। सब सुनकर सैन तो हैरान हो जाता है। सैन समझ जाता है कल रात यूसी ने सैन के फोन से ये पोस्ट किया था ताकि सैन का करियर खराब ना हो। सैन यूसी को कई बार फोन करता है लेकिन यूसी फोन नहीं उठाती, इसलिए मजबूर होकर सैन चला जाता है यूसी के घर। लेकिन यहाँ आकर सैन को पता चलता है यूसी और उसके पापा आज सुबह यहाँ से चले गए हैं। सैन समझ नहीं पा रहा था अब वो यूसी को कहाँ ढूंढेगा। दूसरी तरफ यूसी को हम उसके होम टाउन में देखते हैं। वो यहाँ चली आई थी ताकि सैन उसे ढूंढ ना पाए, लेकिन यहाँ आकर भी यूसी चैन में नहीं थी क्योंकि वो हर पल सैन को मिस करने लगती है। इधर सैन का भी यही हाल था। अगले सीन में देखा जाता है सैन अपने मैनेजर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजाम करने को कहता है। वो सबके सामने आकर कहता है वो और यूसी एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्रेस वाले तो तब सैन से तरह तरह के सवाल पूछने लगते हैं। दूसरी तरफ ये खबर यूसी भी देखती है। वो सैन को लेकर चिंतित हो जाती है, इसलिए वो वापस लौट आती है, लेकिन वो देखती है सैन के घर पर ताला लटक रहा है। सिक्योरिटी गार्ड बताता है सैन अब इस घर में नहीं रहता। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सब एक एक करके उसे छोड़कर चले जाते हैं। अब सैन सुपरस्टार भी नहीं रहा। तभी यूसी की नींद खुल जाती है, यानी ये सब कुछ उसका सपना था। लेकिन वो देखती है उसके बिल्कुल पास ही सैन बैठा हुआ है। दरअसल सैन यूसी को ढूंढते ढूंढते यहाँ आ पहुंचा था। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे को जकड़ लेते हैं और उनके बीच अब सारी दूरियां खत्म हो जाती हैं। दूसरी तरफ सैन के मैनेजर को दिखाया जाता है। वो काम करते करते थक गया है। उनके हाथ में बहुत सारे प्रोजेक्ट थे जिन्हें पूरा किए बिना ही सैन यूसी के पास चला गया था, इसलिए मैनेजर को सब कुछ अकेले ही संभालना पड़ता है। इधर हम देखते हैं चाओ और मिनी भी यूसी के गांव आ गए हैं। वो सब यूसी के घर में बहुत अच्छा वक्त बिताते हैं। रात के वक्त यूसी को देखा जाता है वो अपने गले का पेंडेंट उतार रही थी। पेंडेंट यूसी की माँ ने उसे दिया था, इसलिए यूसी इसे हमेशा गले में पहने रहती है। किसी चीज से ठोकर खाकर यूसी गिर जाती है। उसके पैर में बहुत तेज दर्द होता है। उसके हाथ में जो लाइट थी वो भी बंद हो जाती है, इसलिए यूसी अंधेरे में बैठकर रोने लगती है। तभी वहां सैन आ जाता है, यूसी को शांत करता है और यूसी का पेंडेंट भी ढूंढ लेता है। इसे फिर से पाकर यूसी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। अब पैर में दर्द की वजह से यूसी चल भी नहीं पा रही थी, इसलिए सैन उसे पीठ पर बिठाकर यूसी के कमरे तक ले जाता है। यूसी सैन से कहती है अगर तुम्हें पापा के साथ सोने में तकलीफ हो तो तुम मेरे कमरे में रह सकते हो। ये सुनकर सैन तो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन वो देखता है यूसी ने उसके लिए अलग एक बिस्तर तैयार कर दिया है। मतलब सैन ने सोचा था क्या और हुआ क्या।
खैर, फिर हम देखते हैं सैन की एजेंसी ने उसके साथ दोबारा नए सिरे से कॉन्ट्रैक्ट भेजा है। सैन के ना रहने से उनकी एजेंसी का ही नुकसान हो रहा था। इससे पता चलता है सैन कितना पॉपुलर है। सबको ये भी पता चल जाता है उन तस्वीरों को वायरल करने के पीछे सॉन्ग का ही हाथ था। ऐसा करके वो सैन का करियर बर्बाद करना चाहता था। सॉन्ग पहले भी सैन का कई तरीकों से नुकसान करने की कोशिश कर चुका था। इस वजह से उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। फिर कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। सैन का वो ऐतिहासिक ड्रामा रिलीज हो गया है और ड्रामा सबको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। इसलिए सैन की पॉपुलैरिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिनी और चाओ की भी केमिस्ट्री शुरू हो गई है। इधर यूसी अब एक स्कूल में टीचर है, यानी वो अपने डर को पार करके आखिरकार अपना सपना पूरा कर पाई है। सैन यूसी के स्कूल में आता है यूसी से मिलने। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और इस तरह एक खूबसूरत सीन के साथ ये ड्रामा यहीं खत्म हो जाता है।